पीएफआई संगठन पर दूसरी चोट की गई। इस बार पहली बार से ज्यादा पीएफआई से जुड़े लोगों को हिरासत में लिया गया या फिर गिरफ्तार किया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि इस ऑपरेशन में पीएफआई के बड़े बड़े सदस्य आसानी से कैसे गिरफ्तार हो गए, तो इसका एक जवाब है और वो जवाब है एनएसए अजीत डोभाल। डोभाल के हाथ इस संगठन के खिलाफ सबूत लगे और फिर बैक टू बैक दो बड़े छापे मारे गए। पीएफआई पर स्ट्राइक की स्क्रिप्ट कैसे लिखी गई, हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। दो स्ट्राइक, खत्म कहानी। पीएफआई नहीं मांग पाएगा पानी। अचानक कुछ भी नहीं होता है। कानून व्यवस्था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पीएफआई के नेटवर्क को पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। उसी के तहत लगातार कार्रवाई चल रही है। हमारे देश को खोखला करने का काम ये लोग बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कर रहे थे, इसलिए ये कार्रवाई आवश्यक थी। सर, महाराष्ट्र में जो पीएफआई संगठन है उसके ऊपर जो कार्रवाई चल रही है अभी, पुलिस, एनआईए, ईडी और एटीएस कैसे पूरा ऑपरेशन ऑक्टोपस। अब पीएफआई पर बैन तय, पुख्ता सबूत आज दिखेगा। ये पीएफआई पर दूसरी स्ट्राइक है। 10 राज्यों में 170 से ज्यादा ऐसे लोगों पर शिकंजा कसा गया जो पीएफआई से जुड़े थे। दिल्ली से लेकर केरल तक और असम से लेकर यूपी तक स्थानीय पुलिस ने पीएफआई की कमर तोड़ दी। 22 सितंबर को हुई रेड में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया और फिर 26 और 27 सितंबर की छापेमारी में 170 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं को धर दबोचा गया। अचानक कुछ भी नहीं होता है। कानून व्यवस्था निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और जब सारी जानकारियां आती हैं और इस तरह की जानकारियां होती हैं और इतनी पर्याप्त जानकारियां होती हैं, जब किसी के विरुद्ध छापेमारी या गिरफ्तारी करने की आवश्यकता होती है तो करती है। हमारी जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसके पीछे सीधा सीधा मंतव्य है, जो उनको इनपुट मिला है, जो संदेह है, जो रिमांड पर लिए गए लोगों से पूछताछ में है, उसी के आधार पर ये कार्रवाई। आपको लगता है कई प्रदेशों में एक साथ छापे हुए, इतने बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ ऐसा जरूर आपको भी आभास है और हम लोगों को भी, लेकिन सारी चीजें जांच पूरी हो जाने के बाद ही डिस्क्लोज होंगी। अब सवाल यह है कि बिना गोली चले ऑपरेशन ऑक्टोपस को कैसे अंजाम तक पहुंचाया गया और कौन इस पर हर पल नजर रख रहा था। तो इसकी कमान देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हाथों में बताई जा रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पूरे ऑपरेशन को सीक्रेट रूप से लीड कर रहे थे देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह ने इस बारे में प्रधानमंत्री को जानकारी दी। उसके बाद सभी केंद्रीय एजेंसियों ने एक्शन प्लान बनाया और ताबड़तोड़ छापेमारी की। बताया जाता है कि बार बार हिंसा और दंगों में पीएफआई का नाम आने लगा तो इस पर कार्रवाई की तैयारी की गई। प्रधानमंत्री ने इसके लिए अमित शाह और अजीत डोभाल के साथ बैठक की और फिर अगस्त के आखिरी हफ्ते में डोभाल ने गृह मंत्री के साथ मिलकर पूरा खाका पीएम मोदी को बताया। पीएम मोदी की मंजूरी मिलते ही एनएसए अजीत डोभाल ने टॉप अधिकारियों के साथ योजना को आकार दिया। अजीत डोभाल जहां भी जाते हैं वो इस ऑपरेशन पर काम करना शुरू कर देते हैं। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर वो सरकारी कार्यक्रमों में भी इसी रणनीति पर चर्चा करते हैं।
केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल को भी बेहतर बनाया गया। और फिर वो वक्त आया जब एनआईए और ईडी के 500 अफसर सर्च ऑपरेशन में जुट गए। 4 आईजी, 1 एडीजी और 16 एसपी रैंक के अफसरों को पीएफआई पर शिकंजा कसने की जिम्मेदारी सौंपी गई। एनआईए ने जब 15 राज्यों के 93 ठिकानों पर पहले छापेमारी की, तब पीएफआई के ज्यादातर मेंबर रात के वक्त सो रहे थे और फिर उन्हें उनके घर पर ही दबोच लिया गया। इसके बाद दूसरा छापा ऐसी जगह पर मारा गया जहां बवाल मच जाने की आशंका थी। पीएफआई रेड पार्ट 2 में जितने भी पीएफआई के सदस्य हिरासत में लिए गए, जानकारी मिली है कि देशव्यापी सड़कों पर ये आंदोलन करने वाले थे पार्ट 1 रेड के खिलाफ। इसके पहले कि इनका आंदोलन सफल होता, खुफिया एजेंसियों के इनपुट के आधार पर एजेंसियों ने दोबारा इन पर स्ट्राइक कर दी। जो अमित डोभाल साहब हैं वो और जो मिस्टर अमित शाह जो होम मिनिस्टर हमारे देश के, उन दोनों ने मिलकर जो स्ट्रेटेजी अभी बनाई है और जिस पे कार्रवाई हो रही है और इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर जो अभी ये रेड चल रही हैं, उससे मैं समझता हूँ पीएफआई को बहुत बड़ा झटका लगेगा। और ये अभी काफी सबूत अगर इकट्ठे हो गए तो मैं समझता हूँ कि हमारी होम मिनिस्ट्री अब उसको यूएपीए एक्ट के अंदर इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित करने की पूरी तैयारी कर रही है। पीएफआई पर दूसरी छापेमारी देश के 10 राज्यों में चली। ये सोमवार रात शुरू हुई थी और फिर मंगलवार सुबह तक चली। आपको बताते हैं कहां से कितने पीएफआई से जुड़े लोग हिरासत में लिए गए। सबसे ज्यादा पीएफआई और एसडीपीआई कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया। वो कर्नाटक के हैं। यहां 45 लोगों को हिरासत में लिया गया। इसके बाद दिल्ली में अलग अलग ठिकानों पर जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा पीएफआई के मेंबर्स को पकड़ा। यहां 30 लोगों को अशांति फैलाने की आशंका के चलते धर दबोचा गया। असम से पीएफआई और उसकी विंग्स से जुड़े 25 कार्यकर्ताओं को पकड़ लिया गया। मध्य प्रदेश में पीएफआई से जुड़े 21 सदस्यों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में सिमी से जुड़े लोग भी बताए जा रहे हैं। यूपी में 20 से ज्यादा जगहों पर रेड डाली गई। इस रेड में 16 लोग धर दबोचे गए। इसी तरह महाराष्ट्र में भी पीएफआई का पर एक्शन हुआ है। यहां दूसरी रेड में 15 सदस्यों को पकड़ा गया। गुजरात में भी रेड को अंजाम दिया गया है। इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 15 लोग हिरासत में लिए गए। पीएफआई के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन ऑक्टोपस की खास बात ये रही कि कुछ एक जगहों को छोड़ दिया जाए तो कहीं भी बड़ा हंगामा नहीं हुआ और न ही किसी को कानो कान खबर हुई। सूत्रों का दावा है कि पीएफआई को कमर तोड़ने का प्लान तो जांच एजेंसियों के पास पहुंच गया, लेकिन वक्त और दिन की जानकारी सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए चीफ अजीत डोभाल और चीफ सेक्रेटरी अजय भल्ला को ही थी। इनके दिमाग में पीएफआई के आखिरी दम तोड़ने तक का खाका था और उस पर बखूबी एजेंसियों ने मेहनत भी की थी। पीएफआई के ठिकानों पर लगातार एनआईए और ईडी और लोकल पुलिस के लगातार जो छापे हुए हैं, जिनमें लगभग 250 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं, उनसे एक चीज जाहिर हो गई है कि ये ऑपरेशंस कितने सीक्रेट थे और इसके बारे में एक बार तो लोकल पुलिस को भी जानकारी नहीं थी कि कहां कहां रेड की जाएगी, कौन कौन आदमी एनआईए के रडार पर हैं या ईडी के रडार पर हैं और ये कौन सी एजेंसी इसके बारे में एक्टिव है और काम करेगी। ये सारा श्रेय जाता है एनएसए श्री डोभाल साहब को। उन्होंने साबित कर दिया है और सही मायने में एक सही जासूस हैं और सही समय पर वो स्ट्राइक करते हैं, जैसा कि पीएफआई के मामले में देखा जा रहा है। एनआईए, ईडी और स्थानीय पुलिस ने इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया, ये समझने के लिए आपको 2 सितंबर की कोच्चि की तारीख दिखाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडियन नेवी को आईएनएस विक्रांत सौंपने कोच्चि पहुंचे थे। उनके साथ एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। सबकी नजरें आईएनएस विक्रांत पर थी, मगर डोभाल के दिमाग में पीएफआई को केरल से उखाड़ फेंकने का प्लान बन रहा था। और फिर वही हुआ जिसके लिए डोभाल जाने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेन्नई से वापस दिल्ली लौट गए और एनएसए अजीत डोभाल ने केरल में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। इस मीटिंग में पुलिस अधिकारियों को आगे के एक्शन प्लान की जानकारी दी गई और फिर यहीं से अजीत डोभाल ने मुंबई के लिए उड़ान पकड़ ली। लाइमलाइट से दूर रहकर
महाराष्ट्र के राज्यपाल भवन में एक सीक्रेट मिशन अंजाम दिया गया, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों को बुलाया गया था। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने की भनक किसी को नहीं लगी थी, जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान पूरी तरह सीक्रेट रखा गया था, ठीक उसी तरह से पीएफआई पर राष्ट्रव्यापी कार्रवाई की पूरी जानकारी अमित शाह और अजीत डोभाल टॉप अधिकारियों को समझा चुके थे। डोभाल साहब के बारे में जो लोग जानते हैं, वो एक आईबी के बहुत सीनियर अधिकारी थे और उन्होंने जितनों भी ऑपरेशन उन्होंने किए, पाकिस्तान में लंबा अनुभव उनके पास है। उन्होंने पाकिस्तान में जो अपनी सेवाएं दी और तमाम इंटेलिजेंस के कलेक्शंस उनके हैं, उनके बारे में जो जानकारियां इकट्ठे हिंदुस्तान को करते रहे, उसके ऊपर हिंदुस्तान की सरकारें चलती रहीं। तो जासूस वो क्या जिसके बारे में कोई जानकारी निकलकर पहुंच सके, उन्होंने साबित कर दिया है। सूत्रों का दावा है कि जब एनआईए ने एक्शन शुरू किया, तब अजीत डोभाल कंट्रोल रूम में बैठे थे और पल पल की अपडेट ले रहे थे। कहां कहां छापा मारा गया, किसे किसे गिरफ्तार किया गया, पूछताछ में क्या मिला और क्या बरामद किया गया, ये जानकारी हिंदुस्तान के जेम्स बॉन्ड यानी डोभाल तक पहुंच रही थी। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के कहने पर ही पूरे प्लान को टॉप सीक्रेट रखा गया। एजेंसियों के अधिकारियों के एयरक्राफ्ट को भी हर राज्य में तैयार रखा गया था। पीएफआई से जुड़े इन लोगों को एयरक्राफ्ट में बैठाकर अलग अलग लोकेशन पर ले जाने की प्लानिंग थी। पूछताछ और फिर उसके बाद इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर भी चर्चा हुई। और जब 2 छापेमारी सीक्रेट तरीके से हो गई, तो पीएफआई में हड़कंप मच गया। देखिए, जो भी चीजें यहाँ पर हो रही है, वो सारी नियम के अनुसार, कायदे के अनुसार हो रही है। जो सरकार के पास पिछले 2-3-5 सालों से लगातार इसकी तफ्तीश चल रही है, उसमें जिस प्रकार के एविडेंस आए, उन एविडेंस के आधार पर यह कार्रवाई चल रही है। इसके ऊपर एजेंसीज सही वक्त पर पूरा खुलासा करेगी। जांच एजेंसियों के पास पीएफआई से जुड़े पक्के सबूत हैं। एक्शन के बाद अब बारी बैन की है। बहुत संभव है पीएफआई के बड़े गुर्गों की गिरफ्तारी इस संगठन की रीढ़ की हड्डी सब तोड़ देगी। पहली छापेमारी में गिरफ्तार पीएफआई से जुड़े सदस्यों ने जो खुलासा किया है, वो बताता है कि ये देश के 20 राज्यों, 100 से ज्यादा शहरों में सर्विलांस शुरू कर चुका था। खुलासे के मुताबिक पीएफआई को खाड़ी देशों और बड़े मुस्लिम कारोबारियों से चंदा मिल रहा है। अबू धाबी के एक रेस्टोरेंट से मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पैसा भारत भेजा जा रहा था। 2021 में पीएफआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए 120 करोड़ रुपए जुटा लिए थे। ईडी का दावा है कि खाड़ी देशों में पीएफआई के हजारों सदस्य एक्टिव हैं और ये हिंदुस्तान विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। पीएफआई दम भरता है कि उसे ये रकम दान में मिली है, जबकि ईडी का कहना है कि फर्जी दान रसीद बनाकर ये पैसे जुटाए गए हैं। बहुत मुमकिन है अब ऐसे लोगों को रडार पर लिया जाएगा जो हवाला के जरिए पैसा इस संगठन तक पहुंचाते थे। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि देश के हित में काम नहीं कर रही और हमारे देश के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उसकी कमर तोड़ने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है उनको फाइनेंशियली वीक करना, यानी कि जहां से जिस चैनल से उनको पैसा मिल रहा है उस पैसे को रोकना। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत से जो संस्थाओं ने इनको खुलेआम पैसे भेजे हैं और वो पैसे ज्यादातर पैसे हवाले के थ्रू और कोई दूसरी ट्रांजैक्शन के थ्रू हुई है, जिनको अभी ईडी अपने इन्वेस्टिगेशन में उनको खंगाल रही है। और जो जो आदमी हवाला के थ्रू पैसे देने वाले हैं या लेने वाले हैं, उनके बारे में पूरी जांच हो रही है। पीएफआई के खिलाफ ऑपरेशन अभी तो शुरू हुआ है, कई और बड़े खुलासे होने बाकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि पीएफआई इस बीच कई विंग्स के जरिए अपना वजूद बनाए रखने की कोशिश करेगा। हालांकि जांच एजेंसियों के पास जो सबूत पहुंचे हैं, वो ऐसे हर नापाक प्लान को नाकाम करेंगे। दिल्ली से प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज़ 24। पीएफआई पर प्रहार ऑपरेशन ऑक्टोपस के जरिए कैसे हुआ, कैसे स्क्रिप्ट लिखी गई, आपने देखी है पूरी स्पेशल रिपोर्ट। एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 24। बनाया है करेले की सब्जी और रोटी। कुछ बाहर से ऑर्डर करें प्लीज। पाव भाजी चलेगी? 14 शुद्ध मसालों से बना एवरेस्ट का टेस्टी पाव भाजी मसाला। पाव भाजी वाव, टेस्टी। पर ये मॉम्स किचन कहाँ है? टेस्ट में बेस्ट मम्मी और एवरेस्ट। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं विपनेश माथुर। नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं न्यूज़ 100। एनआईए ने आज एक बार फिर पीएफआई पर एक्शन लिया है। एनआईए ने 10 राज्यों में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी की है। दिल्ली के शाहीन बाग, ओखला, निजामुद्दीन समेत कई जगहों पर एनआईए की जांच जारी। जामिया के आसपास धारा 144 लागू है। कई संदिग्धों से पूछताछ। दिल्ली के शाहीन बाग, रोहिणी में पीएफआई के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई। 30 लोग गिरफ्तार किए गए। एनआईए के अलावा स्पेशल सेल और लोकल पुलिस भी रेड में शामिल है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद, नांदेड़, सोलापुर, जालना, परभणी में एनआईए ने रेड किया। महाराष्ट्र के कई जिलों में संदिग्धों को हिरासत में भी लिया गया। यूपी के पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। अहमदाबाद और सूरत में भी छापेमारी की गई। पीएफआई को लेकर एटीएस और एसटीएफ के ज्वाइंट ऑपरेशन में यूपी के सीतापुर में हुई छापेमारी। ज्वाइंट ऑपरेशन टीम ने सीतापुर में 2 संदिग्ध पीएफआई सदस्यों की गिरफ्तारी की है। सीतापुर से संदिग्ध अकीम और मुनीश को एटीएस ने उठाया। थाना खैराबाद और रामपुर कला थाना इलाके के रहने वाले हैं संदिग्ध। पूछताछ जारी है। बुलंदशहर में भी पीएफआई के कथित एजेंट के ठिकानों पर एटीएस की टीम ने छापेमारी की है। सियाना कोतवाली क्षेत्र से एक संदिग्ध हिरासत में लेने का दावा किया गया है। असम से 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक से पीएफआई के 75 से ज्यादा सदस्यों को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि एनआईए की ये सारी रेड उन गिरफ्तार संदिग्धों की निशानदेही पर हुई है जिन्हें कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया गया था। एनआईए के सूत्रों ने पीएफआई की रेड पर दावा किया है कि संगठन युवाओं को लश्कर-ए-तैयबा और आईएसआईएस जैसे आतंकवादी समूह में शामिल होने के लिए बरगला रहा है। केरल से पीएफआई सदस्य शफीक पैठ को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें शफीक ने खुलासा किया था कि इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पटना रैली पीएफआई के टारगेट पर थी। महाराष्ट्र में एनआईए के साथ मिलकर छापेमारी करने वाले एटीएस सूत्रों ने बताया कि पीएफआई संघ के बड़े नेताओं को निशाना बनाने वाला था, तो संघ के मुख्यालय की भी रेकी की गई। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक पीएफआई की बड़ी साजिश को नाकाम किया गया। दिल्ली में पीएफआई बड़ी अशांति फैलाने की फिराक में था। पुलिस ने दिल्ली के कुछ पीएफआई ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। सूत्रों के मुताबिक पीएफआई दिल्ली और अन्य राज्यों में एक राष्ट्रव्यापी सामूहिक हिंसा की योजना बना रहा था।